मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है। ठीक है, हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है उस चीज को हम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे गलत फहमी में जी रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म का जो एमसीक्यू पेपर हुआ था उसमें क्या है कि बच्चे जो नहीं भी पढ़ते थे वो भी पास हो गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आपके लिए शायद ये पेपर टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 मार्क्स लेना बहुत ही ज्यादा। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे जिनको हिंदी नहीं लिखने आती। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो इस हिंदी जो चीज है, ठीक है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए तभी जाके आपको चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से अच्छा, दूसरी चीज क्या दिक्कत है, बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई चलो कोविड 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 आ जाएगा हम पास हो जाएंगे। नहीं जी, गलत है, आप गलत सोच रहे हैं ये चीज। आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको सपोर्ट करने के लिए विकास स्टडी पॉइंट हमेशा है। आपको पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज चाहिए, नोट चाहिए, नहीं है आप मेरे से मांगो ना। आपको क्या चीज नहीं है, जो आपके पास जो चीज नहीं है वो चीज मेरे से मांगो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां पे मैसेज करो। आपको जितनी हद तक जितना भी सपोर्ट हो सकता है उतना मैं करूंगा। बशर्ते बात एक ही है कि आपको इस बार मेहनत करनी है। नहीं तो याद रखिएगा, आपके नंबर या तो कम आएंगे या तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं कुछ जज नहीं करके बोल रहा हूँ, बशर्ते बात इतनी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ये पेपर, इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ हार्ड भी है, तो आपको खुद से मेहनत करनी है। क्या करनी है? खुद से मेहनत करनी है। अभी मैं इस चीज को मैं दिखाने वाला हूँ, खुद से मेहनत करनी है। नहीं आता है तब आप मेरे से पूछो, क्योंकि आप लोग के लिए जब सारा चीज अवेलेबल मैं करवा दे रहा हूँ ना, तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो वो चीज आप लोग के लिए गलत है। इस अच्छे नंबर चाहिए तो भाई जाहिर सी बात आपको पढ़ना पड़ेगा मेरी ओर से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ध्यान से इस चीज को देखिए, 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय को यूटिलाइज करना है और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जो मैक्सिमम मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और ये चीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, दोनों की मैं बात कर लूँ। यहाँ पे हिंदी में दिखा हुआ है और नीचे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा सामान्य निर्देश होता क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इस चीज को पढ़ते नहीं है और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यह प्रश्न 4 खंडों में विभाजित है, क ख ग और घ में। सभी क्वेश्चन को करने अनिवार्य है। इसके अलावा खंड क में 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय है। लघु का मतलब होता है कम, कम छोटे छोटे सब, मतलब कम शब्दों में आपको आंसर देना है। और कितने शब्दों में देना है, ये पहली बात तो 3 अंक के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। और दूसरी बात ये कि ये 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं 80 शब्दों से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, आप अपने क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे हो ना, और टीचर को समझ में आ रहा है, तो क्यों क्यों काटेगा वो चीज को। तो इस चीज को 80 सेकंड से ज्यादा अगर लिखते हो, देखो 80 शब्दों से अगर ज्यादा आप लिखते हो तो इसमें नुकसान क्या है कि आपका समय ज्यादा लगेगा, बस यही दिक्कत है। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है शॉर्ट आंसर लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इसी को लेंदी 2 पेजों 3 पेजों में लिख दोगे तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा टीचर उस चीज को पढ़ेगा नहीं। इसी वजह से बोला जाता है कि 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, डाउट क्लियर करो। एक वीडियो में और बनाऊंगा इस चीज के ऊपर लेकर कि कुल कितने शब्दों में आपको करना है, कैसे कैसे क्या करना है और क्या क्या सावधानियों को आपको रखना है। दूसरा, खंड ख में अगर देखा जाए तो 5 से लेकर 7 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा बड़ा लिखना है, ज्यादा ज्यादा लिखना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि आपको 6 अंकों को देखने को मिलेगा। और इसके जो अधिकतम जो शब्द आपको लिखने हैं 150 से लेकर 200 शब्दों के बीच में आपको लिखने हैं। इसके साथ बात करते हैं खंड ग में, तो यहाँ से 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी है, मतलब केस इस आधारित है। मतलब क्या है कि आपको क्या है, एक पैसेज दे दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको इस पैसेज की सहायता से आपको इन क्वेश्चनों को आंसर देना है, तो इसे केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। खंड ग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, ग में जो है 8वां 9वां जो क्वेश्चन है वो 4 अंकों का है। इसके अलावा घ की खंड खंड घ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन दिया गया है वो 2 अंक का दिया गया है, यानी कि मैप आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, आपको कोई ऑप्शन में चीजें नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ कुछ चीजों में आपको ऑप्शन दिया गया है, ज्यादातर चीजों में आपको ऑप्शन देने की दिया नहीं गया है। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प
प्रदान है। देखिए, अच्छा, ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का प्रयास कीजिए, यानी कि एक ही विकल्प कीजिएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये पूछ दिया और यहाँ पे और लिखा है, नीचे एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो चाहे ये अटेम्प्ट कर लो चाहे ये अटेम्प्ट कर लो, इनमें से एक ही अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश के लिए दिए गए, यानी कि जो भी निर्देश दिए गए हैं ऊपर के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले खुद से करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो आप इसका आंसर की लेना। ठीक है, क्या क्या है पहले इस चीज को बता देता हूं मैं। पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या है, यानी कि पुनर्जागरण स्टार्ट क्यों हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण होता क्या है और ये कारण क्या है, स्टार्ट क्यों हुआ। ये चीज 2-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो जाके देखिए 7वां चैप्टर का वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ, वहां पे सारा चीज मैं डिस्कशन किया हूँ, जाके देखिए। बार बार मैं चीज बताऊंगा नहीं इस वजह से। ठीक है, तो पुनर्जागरण के मुख्य कारण क्या है ये आपको लिखना है। अच्छा, ये कहाँ से, 7 चैप्टर से, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। देखिए जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ये सारा चीज आपको याद हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया। आप छूटते औद्योगिक क्रांति देख रहे हो, बोल दोगे 9वां चैप्टर, है ना। अच्छा, ये नीचे वाला क्वेश्चन देख रहे हो, बोल दोगे 9वां चैप्टर। आपको तभी आएगा ये जब आप क्वेश्चनों को देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप छूटते ही बता सकते हो कौन से क्वेश्चन का आंसर, कौन से चैप्टर से ये चीज लिया गया है, आप बता सकते हो। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो तो भाई साहब मैं पहले ही बता रहा हूँ कि समझ लो कि क्या स्थिति है आपकी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव। अच्छा, कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं सर एग्जाम कब से है, तो याद रखिएगा कि जो डेट शीट 12th की आई हुई है वो है अप्रैल में, तो जाहिर सी बात है अप्रैल से पहले 11th का पेपर हो जाता है, यानी कि 12th से पहले 11th का पेपर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है यार मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिरता के औद्योगिक क्रांति के आगमन से किस प्रकार का योगदान है, यानी कि क्या है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिरता है उसका क्या योगदान रहा, किन चीजों में, औद्योगिक क्रांति के आवागमन, आवागमन का मतलब औद्योगिक क्रांति के आने में। ठीक है, क्या किस प्रकार का योगदान रहा, तो जाहिर सी बात है वहां की जो सरकार थी स्थिर थी, एक ही सरकार थी जिसकी वजह से चीजों को समझ सकती थी, और जब चीजों को समझ सकती थी जिसकी वजह से वहां पे शांति का वातावरण बना रहता था, क्योंकि एक ही सरकार हुआ करती थी, कोई लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ समान कानून व्यवस्था वहां पे थी, तो ये सारी, अच्छा, मुद्रा प्रणाली भी सेम थी, एक ही मुद्रा प्रणाली थी जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये बहुत सारे प्रभाव पड़े देखने को मिले। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो इस चीज को खुद से करने की कोशिश करना, सपोर्ट लेना ऐसे कोई जरूरी नहीं है, सपोर्ट मटेरियल से भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं, गाइड है, गाइड से भी ले सकते हैं, बुक में ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं मिलता है तब जाके आप मेरे से इसका जो आंसर की है वो चीज आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, आंसर की दूंगा मैं, आप ले सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन हर एक चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रिटेन, भारत और चीन के 3 त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन उठाया गया 11वें चैप्टर से उठाया गया। ठीक है, त्रिकोणीय व्यापार क्या है, यानी कि भारत ब्रिटेन में व्यापार होता था, इसके साथ साथ भारत का चीन से व्यापार होता था, चीन से ब्रिटेन का व्यापार होता था, तो इन तरीकों से जो व्यापार होता था उन्हीं को त्रिकोणीय व्यापार कहा गया है। अब क्या चीज है इसका भी आपको आंसर खुद से ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, मैं बता दूं 10वें चैप्टर तक मैं वीडियो अपलोड कर दिया, 11वें चैप्टर का जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको आ जाएगा। ठीक है, और नहीं भी आता है तो जाहिर सी बात है स्कूल मतलब 1 से 2 दिन में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि अगर आप कहते हो सर इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्कूल में इन क्वेश्चनों को करवा दिया गया होगा, और नहीं भी करवा दिया गया होगा तो 1 से 2 दिन में आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों का आंसर आप सपोर्ट मटेरियल में भी देख सकते हो, हर एक जगह पे दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी तैयारी जरूर करना है, त्रिकोणीय व्यापार का। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूं सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या है, तो जाहिर सी बात है सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सन यात सेन का जो 3 सिद्धांत था इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, और ये जो चैप्टर है ये भी चैप्टर आपका 11 को मतलब 11 चैप्टर से ये चीज लिया गया है। ठीक है, 3 सिद्धांत इनके वही थे कि राष्ट्रवाद था, दूसरा लोकतंत्र और तीसरा समाजवाद था, तो ये सन्यास सेन के 3 सिद्धांत थे। ठीक है, इस चीज को भी आपको सपोर्ट मटेरियल से करना है, खुद से करोगे तो ज्यादा नॉलेज आएगी आपको। अच्छा, आगे दीर्घ उत्तरीय,
दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 5वां जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि पुनर्जागरण ने द्वितीय दुनिया को कैसे प्रभावित किया और प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए लिखिए। तो पहली बात तो ये, पुनर्जागरण से क्या क्या चेंजेस हुए, यानी कि उसके प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या देखने को मिले, आपको वो चीज लिखना है। और प्रोटेस्टेंट जो सुधार पर जोर देते हुए, यानी कि पहली बात तो ये है क्या, और दूसरी बात तो ये प्रोटेस्टेंट आखिर हुआ क्या था। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका मैं करवा रखा हूं, तो आप वहां से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अथवा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए दुनिया अलग कैसे दिखाई दी। तो मैंने आपको बताया था कि जो 17वीं जो सदी थी, 17वीं सदी के जो यूरोपीय लोगों की दुनिया अलग कैसे, यानी कि बहुत सारी चीजों में हमें चेंजेस देखने को मिला। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था, साथ ही साथ अगर उपनिवेशवाद का अगर देखा जाए तो दूसरा देश दूसरे देश पे कब्जा कर रहा था, तो उपनिवेशवाद का भी जो दबदबा था वो बढ़ने लगा था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण हुआ, जिसकी वजह से कच्चे माल की जरूरत भी होने लगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक देशों में पूंजी का निवेश होने लगा, यानी कि दूसरे देश दूसरे देशों में पूंजी का निवेश करने लगे। तो इन सब चीजों में परिवर्तन देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं छठे क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इंग्लैंड में 18वीं सदी और 19वीं शताब्दी के अंत में विरोध आंदोलनों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंग्लैंड में जो 18वीं और जो 19वीं शताब्दी था, उसके अंत में जो वहां पे विरोध हुए थे, ठीक है, विरोध किए गए थे, उसके आंदोलनों के बारे में लिखने के लिए बोला गया है। तो क्यों विरोध किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि जो औद्योगिकरण हुआ था, तो औद्योगिकरण हुआ था, उसके बाद भी कई सारी चीजों में दिक्कत देखने को मिली थी। जैसे जो मजदूर वर्ग थे, मजदूरों को ज्यादा घंटे के लिए काम करवाया जाने लगा था, स्त्री और बच्चों का शोषण होने लगा था। और इसके अलावा आगे चल के धीरे धीरे जो नियम बनाए गए थे, जैसे आप देखते हो कि जुड़वा अधिनियम बनाए गए थे, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। इसके साथ साथ लुडियम आंदोलन था, ठीक है। तो इन सब चीजों को ही आपको लिखना है, ठीक है। इसका भी आंसर जो है आप खुद से देखिएगा, अगर नहीं मिलता है तो आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे चीजें देख के लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो कपास कताई बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ग्लोब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दिया हूँ, ठीक है। और सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको इमेज के माध्यम से भी बताया कि पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या चेंजेस आया। और ये जाहिर सी बात है 5 इमेजों में मैं करके चीजों को समझाया था, 5 इमेजों में, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो। और ग्लोब पर क्या इफेक्ट पड़ा, ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि इफेक्ट इसका बहुत सारा चीज देखने को मिला। औद्योगिक चीजों से हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको भली बात ये पता है, क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज मैंने बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अगला मैं बात करूं 7वें का, तो देखिए लिखा है कि चीन जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 पथों का विश्लेषण कीजिए। पथों का मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि वे, यानी कि रास्ता, 2 रास्ते ऐसे कौन कौन से जिसकी वजह से चीन और जापान का आधुनिकीकरण हुआ था, ठीक है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों को करना है, ठीक, खुद से करने की कोशिश करना। नहीं मिलता है तो आप बताइएगा, आपको सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केस स्टडी है। तो केस स्टडी का क्वेश्चन ये है कि आपको ये पैसेज दिया गया और इस पैसेज के माध्यम से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाते हैं, इजी मत समझिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको पढ़ने की जरूरत है, इजी मत समझिएगा। क्यों है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस पैसेज में आपको ये चीजें ना मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे इन क्वेश्चनों को आंसर आपको देना है अपने आप में, अपनी लैंग्वेजों में बना के, ठीक है। जैसे मान लो कि पूछा गया कि इस अनुच्छेद के लेखक कौन है, यानी कि ये जो चीज लिखा हुआ है कि इनके लेखक कौन है, तो यहाँ पे आप पढ़ते जाओगे, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता लगेगा कि इसके लेखक कौन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, यहाँ पे लिखा है ना वाशिंगटन इरविंग ने, तो ये है इनके लेखक। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उन्होंने एक मूल निवासी का वर्णन किस प्रकार किया है। तो मूल निवासी, जाहिर सी बात है उस टाइम के जो मूल निवासी थे बहुत ही ज्यादा
उदारवाद थे एक दूसरों के प्रति, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि एक तरीके से दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, उनको भोले भाले से थे एक तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेजों में भी बना के इन चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक। बाकी एक बार इन पैसेजों को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, जैसे मूल निवासियों को किस तरह देखा गया, ठीक है। इसके अलावा नई दुनिया के मूल लोगों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नाम क्या है। तो जाहिर सी बात है इसके विभिन्न नाम, कुछ बोलते थे रेड इंडियन है, कुछ बोलते थे कि चिरोकी कबीला था ना, तो चिरोकी कुछ बोलते थे एबारिजिनीज बोलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपको एक केस बेस आपके क्वेश्चन दिए गए, केस पे आधारित क्वेश्चन दिए गए। इसमें भी सेम आपको इन क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि थॉमस जेफरसन कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि थॉमस जेफरसन कौन थे, तो ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को इन्हीं पैसेजों में से देखकर आपको इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया कि थॉमस जेफरसन को क्यों जाना जाता था। तो क्यों जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही अमेरिका की जो स्वतंत्रता थी उसका जो उद्घोषणा जो पत्र था उस चीज को लिखा था, तो इस वजह से इनको जाना जाता है। इसके अलावा मूल अमेरिकियों के बारे में इनके क्या विचार थे। तो जाहिर सी बात है कि इनका कहना था कि अगर बात किया जाए तो मनुष्य सारे एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो अमेरिका के मूल निवासियों की मैं बात करूं, चाहे यूरोप के लोगों की बात करूं। तो आपने जैसे जो चीज पढ़ा था कि यूरोपीय जो लोग थे वो चले गए थे, यूरोपीय जो लोग थे वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका पे कब्जा कर लिए थे, तो वहाँ के मूल निवासियों पे कब्जा कर लिए थे। तो जाहिर से अगर मैं बात करूँ तो मूल निवासी भी एक प्रकार के क्या थे, व्यक्ति थे, और जो यूरोप के लोग भी थे वो भी क्या थे, व्यक्ति थे। लेकिन ये ब्लैक कलर के थे, ये गोरे थे, यानी कि एक तरीके से ये काले थे और ये गोरे थे। लेकिन अगर मैं कद में देखूं तो दोनों एक जैसे ही थे। लेकिन अगर मैं बात व्यवहार की अगर मैं बात करूं, संस्कृति की बात करूं, ठीक है, तकनीक की बात करूं, तो इन दोनों में काफी अंतर था, ठीक है। तो मूल निवासियों के बारे में उनके क्या विचार थे, तो आप यही चीज लिखोगे कि अगर देखा जाए तो शरीर और दिमाग से श्वेतों के बराबर थे, यानी कि जो ये मूल निवासी थे, मूल अमेरिकन थे, वो श्वेतों के यानी कि यूरोपीय लोगों के बराबर थे। लेकिन संस्कृति और तकनीकी रूप में अगर देखा जाए तो ये यूरोप लोगों से कम थे, ठीक है। तो ये चीज लिख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, मानचित्र आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 10वां जो क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसी एक को उपयुक्त चिन्ह के साथ खोजें और लेबल करें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, और दोनों ही अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, दोनों ही अगर मैं बात करूं तो 2-2 नंबर के हैं। तो चाहे आप इस वाले को कर लीजिएगा, चाहे इस वाले को कर लीजिएगा, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है पहले से, तो आप ये लगा सकते हो कैनबरा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी शहर, अगर मैं बात करूं उत्तरी की, ठीक है, तो उत्तरी शहर, तो देखिए जाहिर सी बात है ये कैनबरा के जस्ट ऊपर है, यानी कि उत्तर में, नीचे दक्षिण है, तो सिडनी है। तो यहाँ पे आप सिडनी लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो लिखा है पर्थ और सिडनी, या तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको कैनबरा और सिडनी में लगा देना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि पर्थ और सिडनी कहाँ है। तो सिडनी सिडनी ये रहा और पर्थ ये रहा, ठीक है। तो चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए चाहे नीचे। और ये जो क्वेश्चन है ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है कि ऑस्ट्रेलिया के किन्हीं 2 शहरों के नाम लिखिए। तो इनके लिए तो ऑप्शन खुले हुए, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आप कैनबरा इसकी राजधानी, ये चीज आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपका जो सैंपल पेपर है ये कंप्लीट हो गया। खुद से करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इससे आप कम से कम मेहनत तो करेंगे। और मेहनत करते कैसे हैं, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं बनाना तो मैं आपको अपना डेली रूटीन आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, कि किस हिसाब से मैं अब तैयारी करने वाला हूं, और जैसे मैंने पहले तैयारी किया था किस हिसाब से मेरे स्कोरेंस हुए थे, स्कोर कैसे मैंने किया था, ठीक है, डे बाय डे कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े,
नाइट में अगर पढ़ रहे हैं तो किस हिसाब से पढ़ें, ठीक है। पेपरों के टाइम पे कि कैसे तैयारी करें, हर एक चीज़ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। बशर्ते बात है कि अगर आपकी डिमांड आई तो ही, नहीं तो अपने आप से तो मैं नहीं करूँगा। अपने आप से मैं करूँगा लेकिन समय आने पे करूँगा, लेकिन आप चाहोगे तो मैं इसी टाइम पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बाकी तैयारी कीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।